हेलो एवरीवन, आर यू रेडी टू पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ, अब तो तैयार होना ही पड़ेगा बेटे। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपको एग्ज़ाम से पहले सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम या पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, कितना समय देना है एक पार्ट को, ठीक है ना, और किस तरह से अट्रैक्टिव वे में उसको लिखना है कि एक्सप्लेनेशन में मतलब एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, खूब तैयारी के बाद एक दिन वो आ ही जाता है जब आप मैदाने परीक्षा में कूद जाते हो। तो यहाँ भी ऐसा ही है। अब आपको क्या करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो हमें देखना है कि हाउ पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। देखिए, हम जो फर्स्ट ले रहे हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स, शहरों में आंदोलन। तो शहरों के अंदर ये जो मूवमेंट है बेटा आपका स्टार्ट हुआ था किससे, मिडिल क्लास से, ठीक है ना, सिटीज़ के अंदर। अब देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव देयर लीगल प्रैक्टिसेस। मतलब आपके जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल्स या कॉलेजेस थे उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए क्योंकि हमने कहा था कोऑपरेट नहीं करना, और वो इंस्टीट्यूशंस किसके थे, सरकार के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है ना। आपके जो शिक्षक या हेडमास्टर हैं उन्होंने भी रिज़ाइन मतलब इस्तीफ़ा दे दिया, और जो लॉयर्स थे, ठीक है ना, जो लीगल प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने भी बेटा मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, मतलब बॉयकॉट करना शुरू किया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, नेक्स्ट, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास। गौर करिएगा बेटा, हमने लिखा है एक्सेप्ट मद्रास। काउंसिल इलेक्शंस यहाँ पर क्या हो गया, आपके जो उस वक्त प्रांतों में परिषद होते थे, चुनाव, परिषदों के जो चुनाव होते थे उनको भी बॉयकॉट करना शुरू किया, परंतु मद्रास को छोड़कर। ठीक है ना, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो मद्रास था उसके अंदर एक जस्टिस पार्टी थी जिसमें ज़्यादातर जो है वो नॉन ब्राह्मण्स मतलब गैर ब्राह्मण थे, और उन्हें वो अधिकार नहीं थे जो ब्राह्मणों को थे। इसलिए उन्हें लगता था कि अगर वो आप बॉयकॉट करेंगे तो उन्हें ये मिलेंगे भी नहीं, और इनके पास एक सुअवसर था। ठीक है ना, उन्हें लगता था कि एक अच्छा अवसर है, जब बाकी सब बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शंस का, तो उस वक्त वो क्या करें, उनका बॉयकॉट ना करके इसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो गवर्नमेंट के फेवर में रहेंगे, उन्हें वो स्थान मिलेगा जो ब्राह्मणों को मिलता है। इसीलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार या बॉयकॉट नहीं किया। कहाँ पर नहीं किया, मद्रास में, बाकी जगह पर किया। ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। फॉरेन गुड्स आपकी कौन सी होगी, विदेशी जो वस्तुएं या चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो बाहर से इंडिया में आती थी, मतलब इम्पोर्टेड मतलब आयातित। तो विदेशी जो चीज़ें उनका बहिष्कार, मतलब हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ टू यूज़ द फॉरेन गुड्स। ठीक है, लिक्विड शॉप्स हो गए, शराब की दुकानें, पिकेटेड का मतलब शट डाउन, क्लोज करना, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन, विरोध जताना, उसे बंद कर दिया जाना, वो बंद कर दी गई। एंड फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर का मतलब यहाँ पर है विदेशी जो कपड़े उनकी होली जलाएगी, मतलब विशाल मात्रा के अंदर उनको दहन या उनको जलाया गया, हमें वो यूज़ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने मोटिवेट किया था लोगों को टू वियर खादी ओनली, कि वो खादी का प्रयोग करें क्योंकि वो भारत में बनती थी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हार्ड एंड वैल्यू ड्रॉप्ड फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। इसका मतलब आधा, कि 102 से और 57 करोड़ तक हो गया। ठीक है ना, जो इम्पोर्ट मतलब बाहर से जो हम चीज़ें ले रहे थे, अब हम वो कम ले रहे हैं क्योंकि हम बॉयकॉट कर रहे हैं ना फॉरेन गुड्स का, थिंग्स का, इसीलिए। तो व्यापार है वो, विदेशी व्यापार है वो हमारा ब्रिटिशर्स का आधा रह गया। इसके साथ साथ और बहुत सारे, इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। व्यापारियों ने भी व्यापार करने से विदेशों के साथ मना कर दिया। ठीक है ना, मतलब ये धीरे धीरे फैलता चला गया। एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। अब लोग जो है वो क्या, भारत में बनी हुए वस्त्रों को ही पहनने लगे। अब इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, कि हमारे जो भी उद्योग थे या भारतीय जो कपड़ा मिले थे या हथकरघे थे उनमें उत्पादन बढ़ने लगा क्योंकि उन्हीं को हम ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, कि अगर हम आर्थिक प्रभाव या इकोनॉमिक इफेक्ट देखें किसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, कहाँ पर, टाउन्स में, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव सकारात्मक था। लेकिन बेटा हर एक चीज़ को जब हम शुरू करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक है, पर अगर लंबे समय तक चलती है और हमने पहले से उसके ऊपर अगर विचार नहीं किया तो उसका नतीजा है वो कई बार इतना अच्छा नहीं होता जितना हमने सोचा है। कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है बहुत अच्छी तरह, परंतु जब आप एग्ज़ाम को फेस करते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, मेरा ये टाइम कम रह गया, मैंने इसमें अंडरलाइन नहीं किया, इस क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा टाइम दिया जिसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन मुझे छोटा लिखना पड़ा। यहाँ भी ऐसा ही था। ठीक है ना, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से ये मूवमेंट धीरे धीरे धीमा पड़ गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्लो हो गया। ठीक है ना, सिटीज़ में, शहरों के अंदर। ठीक है ना, और उसके कारण थे, क्या रीज़न थे, फर्स्ट
फर्स्ट रीज़न जो था बेटा, खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुडंट एफर्ड टू बाई इट, कि खादी जो है वो बहुत महंगा था, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ जो आम जन थे वो इसको प्रयोग में नहीं ला सकते थे, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए मुश्किल था, ठीक है ना। और जो मास प्रोड्यूस मतलब जो जन समूह के लिए जो चीज़ें बनती थी वो सस्ती होती थी, इसलिए उसे आसानी से जब वो लोग इस्तेमाल कर सकते थे, तो गरीबों के लिए मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। अब ये मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार करते तो उनका काम कैसे चलता। सेकेंड जो हमारा था वो है देयर वर नो अल्टरनेटिव्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, कि ब्रिटिशर्स जो है उनको हमने बॉयकॉट कर दिया इंस्टीट्यूशंस का, परंतु क्या भारत के पास वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें ज्वाइन किया जा सके। कैसे, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस, कि हमें पहले वो इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने थे जिसकी वजह से हम क्या उन ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करने के बाद उनको प्रयोग में ला सकें। कि गुस्से में आप कहो कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन क्या रहने का ठिकाना भी है, अगर वो नहीं है तो मुश्किल आप कहाँ रहेंगे। यहाँ भी वही था, हमने स्कूल्स का, कॉलेजेस का, या आपके काउंसिल्स का, या आपके जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है ना, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, उनको रिफ्यूज़ कर दिया, बॉयकॉट कर दिया काम करने से, सर्विस देने से या सर्विस लेने से। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, आप काफ़ी समय तक खाली हैं, अब आपके खुद के वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसे आप ज्वाइन कर सकें, वो भी तो आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए ना, विकल्प होना चाहिए। और उस विकल्प के अभाव में हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम लंबे समय तक ऐसे नहीं रह सकते थे, और लौट कर हमें उन स्थानों पर फिर आना पड़ा जिनको हमने बॉयकॉट या बहिष्कार किया था। मीन्स आपके स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं उनको फिर अटेंड करने लगे स्टूडेंट्स, टीचर्स फिर वापस आ गए, बिगेन टिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लोएस्ट ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये रीज़न थे बेटा कि आपका ये मूवमेंट है वो धीरे धीरे फिर से स्लो डाउन हो गया। कहाँ पर, इन द सिटीज़। चलिए बेटे अब दूसरी परीक्षा देते हैं, ये आपकी दूसरी जगह है, ठीक है ना। कहाँ, रिबिलियन इन द कंट्री साइड, मतलब आपके जो गांव हैं या रूरल एरियाज जो हैं, ठीक है ना, उन ग्रामीण इलाकों में विद्रोह जो है वो कैसे हुआ, मतलब यहाँ नॉन कोऑपरेशन या फिर असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। जैसे हमने सिटीज़ का किया है, टाउन्स का किया था, तो अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ ज़्यादातर क्या थे, किसान थे, ठीक है ना। किसानों ने विरोध कैसे दर्शाया, देखो फर्स्ट आपका दिया, इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। साइड में जो पिक्चर है ये बाबा रामचंद्र की है, ठीक है ना। आपके अवध के अंदर बाबा रामचंद्र जो है, ठीक है ना, उन्होंने जो किसान जो है उनका नेतृत्व किया। और बाबा रामचंद्र जो है ये पहले सन्यासी थे, हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंटेड लेबर, जिन्हें कभी इंडेंटेड लेबर का मतलब यहाँ पर है गिरमिटिया मजदूर, ठीक है ना। पहले जब कभी भी आपके कॉलोनियल पीरियड के अंदर लोगों को काम करने के लिए फिजी, गियाना या वेस्ट इंडीज़ या इन स्थानों पर ले जाया जाता था, तो उनसे एक बॉन्ड साइन या एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था जिसे गिरमिट कहा जाता था। तो उस एग्रीमेंट या उस गिरमिट एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेबर्स काम करते थे बेटा, उन्हें कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर, और इंग्लिश में इंडेंटेड लेबर। और इसमें सारे के सारे जो राइट्स हैं, ठीक है ना, वो उनके मालिक को होते थे, उन लेबर्स को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था। तो ऐसे ही आपके जो बाबा रामचंद्र है ये भी पहले फीजी में क्या गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। अब हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर जो मूवमेंट था बेटा वो कैसे था आपका, अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सोर्बिटेंटली हाई रेट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर सीसीज। इसका मतलब क्या है, एक्सोर्बिटेंटली का मतलब बहुत भारी भरकम लगान या जो कर था जो थोपा गया था किसानों के ऊपर, तो यहाँ उनकी डिमांड थी कि इसे माफ़ या कम किया जाना चाहिए, या इसी प्रकार के जो भी कर लगाए जाते हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि पीजेंट्स जो थे उन्हें फोर्स किया जाता था, मतलब लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, बिना पैसे के या बिना पारिश्रमिक के उनसे काम करवाया जाता था, जिसे बेगार कहा जाता था, ठीक है। तो किसान वहाँ बेगार करते थे, तो उन्हें बेगार से भी मुक्ति मिले, इसलिए उनकी डिमांड या मांग क्या थी, पहली तो यही कि रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, ठीक है ना, करों में कमी, एबोलिशन ऑफ बेगार, एबोलिशन का मतलब समाप्ति, बेगार समाप्त हो, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, कि उस वक्त जो भी आपके जो दमनकारी जमींदार थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ये इन्होंने पीजेंट्स ने वहाँ डिमांड रखी। इसके साथ साथ इन्होंने बॉयकॉट का जो काम किया वो कैसे, ये जो सेवाएं देते थे इन तालुकदार्स को, जमींदारों को, इन्होंने वो बंद की। इसलिए पंचायतों के अंदर ऐलान कर दिया गया किसका, नाई धोबी बंद का। नाई मतलब आपके क्या, बार्बर, और धोबी हो गया वॉशरमैन, बंद का मतलब नहीं देना सेवाएं, ठीक है ना। इसका मतलब आपके जो ये जमींदार से या फिर आपके जो तालुकदार हैं, ठीक है ना, इनको वंचित कर दिया गया इन सर्विसेज से, कि टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड
वॉशरमैन की इनको अब ये सेवाएं नहीं मिलेंगी। और फिर उसके बाद आपके अक्टूबर में आते आते 1920s में अवध किसान सभा बनाई गई जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन ने मिलकर, ठीक है ना, किसानों को फेवर करने के लिए। और आसपास वाले एरियाज़ में 300 से भी ज़्यादा इसकी शाखाएँ मतलब ब्रांचेज हो गई थी, ठीक है। और ये मूवमेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे, मतलब वाइड स्प्रेड करने लगे। और जैसे जैसे बेटा 1921 तक ये मूवमेंट आगे बढ़ा तो आपके जो व्यापारी या फिर जो ताल्लुकदार थे इनके मकानों पर लोग हमला करने लगे, ठीक है। एंड बाजार्स वर लूटेड, ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, ठीक है, कि वहाँ लूटपाट होने लगी बाज़ारों में, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। और बहुत सारे स्थान ऐसे भी थे जहाँ नेता किसानों को भी ये समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन जो है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। मतलब लीडर्स ने, जो लीडर्स थे उन्होंने उनको कहा कि गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, मतलब गांधी जी के नाम पर, ठीक है। और उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। ये था आपका कहाँ पर, अवध या फिर जो ग्रामीण इलाके थे उनमें आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेट्स मूव टू द अनदर नाउ बेटे, लेट्स मूव टू ट्राइबल एरियाज। अब हम आदिवासी क्षेत्रों की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है ना, आदिवासी जंगल वाले एरियाज जिसके अंदर आदिवासी या ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं, ठीक है। आप जब भी जाते हो तो ऐसा लगता है अचानक पेड़ों पर से लोग कूद पड़ते हैं झिंगा लाला करते, ठीक है। तो ऐसे ही हम उन एरियाज़ की बात करते हैं कि इन एरियाज़ में, ठीक है ना, लोगों ने नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन में भाग या पार्टिसिपेट कैसे किया। देखिए, इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, हम बात कर रहे हैं अब आंध्र प्रदेश की गुडम पहाड़ियों की। ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। गुरिल्ला वार होता छापामार युद्ध, कि आप छुप कर किसी के ऊपर वार करते हो, अटैक करते हो, क्योंकि उन जंगलों की जानकारी है वो उन लोगों को होती है, तो पेड़ों से या पत्तों में से छिपकर अटैक करते हैं, ठीक है ना। नीचे गड्ढा खोद कर रख देते हैं कि जब भी कोई दूसरे आएंगे उन्हें पता नहीं होगा तो वो नीचे गिर जाएंगे। मतलब युद्ध को जीतने के तरीके अलग अलग अडोप्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, इस गुडम जो आपके गुरिल्ला जो मूवमेंट है वो इन लोगों ने इन एरियाज़ में चलाया हुआ था। अब देखो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने क्या किया था, क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, ठीक है ना, कि लोगों के प्रवेश के ऊपर पाबंदी थी उन एरियाज़ में, उन एरियाज़ को इन्होंने इनक्लोज कर दिया था, ठीक है ना। ग्रेज देयर कैटल, या फिर उनके पशुओं को वहाँ चराने की, वनों में चराई की अनुमति भी नहीं थी। इवन वो कलेक्ट नहीं कर सकते थे फ्यूल वुड और फ्रूट्स, ठीक है ना, कि जलावन के लिए लकड़ियाँ या फ्रूट्स या फल जो है वो भी जंगलों से नहीं ले सकते थे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि दे वर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, ठीक है ना, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वो पूरी तरह जंगल के या उत्पाद जो है या जंगलों पर निर्भर करते थे, क्योंकि यही उनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, आजीविका का साधन था। तो जंगलों से खदेड़ना, ठीक है ना, और इनकी अनुमति ना देना, ये इनके लिए क्या था, रोष का कारण था। इसके साथ साथ जब भी कभी रोड बनाने का कार्य चलता था, ठीक है ना, तो हिली एरिया जो है उनसे लोगों को पकड़ के लाया जाता था और उनसे बेकार वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर टॉपिक, हम पढ़ चुके हैं ना। बेगार आपका जो था मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, बिना पारिश्रमिक के काम करवाना, मतलब मुफ्त में, तो उन लोगों से मुफ्त में काम भी करवाया जाता था। तो ये भी एक कारण था, ठीक है ना। ऐसे समय में इन जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी, ठीक है ना, इनकी लीडरशिप का काम किया एक इंटरेस्टिंग फिगर थे अलूरी सीताराम राजू, मतलब एक दिलचस्प व्यक्ति थे, ठीक है ना, अलूरी सीताराम राजू। और ऐसा मानना था कि ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, उनके पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल, कि वो ऐसी भविष्यवाणियाँ करते थे या खगोलीय अनुमान लगाते थे, बिल्कुल सही, ठीक है, और वो लोगों के घावों को भी ठीक कर सकते थे। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, कि उनके ऊपर गोलियां भी उनके सीने को छलनी नहीं कर सकती थी, मतलब गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती थी, उन पर उसका असर नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए लोग जो है वो इनसे इतना इन्फ्लुएंस थे कि उन्हें लगता था ही वाज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन ऑफ गॉड का मतलब भगवान के अवतार, जैसे हमने हमारी कथाओं में या पुराणों में देखा ना कि आपके भगवान विष्णु के अवतार है श्री कृष्ण या फिर आपके श्री राम। तो ऐसे ही लोगों का मानना था कि ये भी क्या है, इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के अवतार हैं, इसलिए ये इतने चमत्कार करते हैं, ठीक है। और जो अलूरी सीताराम राजू थे ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, इसलिए लोगों को सजेस्ट भी करते थे। इसमें लिखा है परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, लोगों को खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित करते थे और शराब छोड़ने के लिए भी। परंतु इन्हें गांधी जी की सब बातें अच्छी नहीं लगती थी, कि जैसे आपको किसी की भी कुछ पसंद आती है और कुछ नहीं, तो गांधी जी का जो इन्हें पसंद नहीं आता था वो क्या था, नॉन वायलेंस, ठीक है ना। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा वाला तरीका पसंद नहीं आता था। ये
फेवर करते थे, परंतु मानते थे कि इंडिया वुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, कि भारत जो है वो ताकत के दम पर आज़ाद हो सकता है, उसके लिए हमें उनसे लड़ना पड़ेगा परंतु अहिंसात्मक तरीके से नहीं। ठीक है, इसीलिए गुरिल्ला वार या छापामार युद्ध करने की प्रेरणा ये लोगों को देते थे। मतलब यहाँ इनके विचार उनसे थोड़े अलग हैं गांधी जी से। ठीक है, तो गुडम हिल्स जो रेबल्स हैं, मतलब गुडम पहाड़ियों के जो विद्रोही थे वो अटैक करते थे पुलिस थानों पर, ठीक है ना, टू किल ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स, उनके लोगों को भी मारते थे। ठीक है ना, एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और स्वराज को या सेल्फ रूल को, अपना अधिकार या अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो इनसे लड़ते भी थे। और ऐसे ही बेटा 1924 में अलूरी सीताराम राजू को फांसी हो जाती है और वो अपने आसपास वाले लोगों के बीच उन एरियाज़ में फोक हीरो मतलब लोक नायक बन जाते हैं। जैसे आपके भी होते हैं ना कोई फेवरेट, ठीक है ना, हीरो, जैसे शक्तिमान है, बालवीर है, या आपके स्पाइडरमैन या आयरन मैन एट्सेट्रा। तो ऐसे ही ये भी क्या बन गए, उनके फोक हीरो बन जाते हैं। ये आपका ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। बेटे नाउ लेट्स मूव टू असम। एंड यू नो वेरी वेल दैट असम इज़ वेल नोन फॉर इट्स टी प्लांटेशन। ठीक है ना, असम जो है वो अपने चाय के बागानों के लिए अच्छी तरह फेमस है या जाना जाता है। तो अब हम किसकी प्लांटेशन की बात करेंगे, स्वराज इन द प्लांटेशंस। स्वराज का मतलब एक चीज़ और बता दें, वन थिंग मोर, कि स्वराज का मतलब भी सबके लिए अलग अलग था बेटा। जैसे कि एक चीज़ हम कहें लिबर्टी, तो लिबर्टी का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है, भाई के लिए अलग, बहन के लिए अलग, मम्मी के लिए अलग, है ना, कि मम्मी के लिबर्टी का मतलब आप जब मन करे अपने मायके चली जाएं। ठीक है ना, आपके लिए मतलब कब होगा, जब आप मन करे तभी पापा की बाइक लेके या कार लेके बाहर घूम सकें। ठीक, और बहन के लिए भी ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पर वही है कि स्वराज का मतलब सबने अलग अलग कैसे लगाया। जैसे आपके घर के अंदर 4 सदस्य हैं तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्वराज मतलब सेल्फ रूल। ठीक है ना, हमारा खुद का अधिकार। घर में 4 मेंबर हैं और वो टीवी के आगे बैठे हैं, तो बेटा उसमें से आप ये देखोगे कि सेल्फ रूल का मतलब चारों के लिए अलग अलग है। ठीक है ना, पापा के हाथ में रिमोट है तो इसका मतलब न्यूज़ चैनल चलेगा। मम्मी के लिए सेल्फ रूल का मतलब यहाँ पर क्या है कि उन्हें अपने सीरियल्स देखने हैं। ठीक है ना, आपके भाई के पास है तो इसका मतलब उनके लिए क्या हो जाएगा कि उसे एक्शन मूवीज़ देखनी है। और अगर आपके हाथ में आ जाता है, मतलब लड़कियों के हाथ में है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा कि उनको इमोशन वाली स्टोरीज़ हैं, ठीक है ना, प्रेरित करने वाली स्टोरीज़ हैं, वो पसंद आती। मतलब आप सबने अपना अपना अर्थ अलग लगाया। तो यहाँ भी ऐसा ही था कि सेल्फ रूल का मतलब सबके लिए अलग था। सिटीज़ के अंदर उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया। ट्राइबल एरियाज़ में सेल्फ रूल का मतलब क्या था, उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए, कहाँ पर, उनके ट्राइब जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनके अंदर, जैसे वो पहले रहते थे वैसे। ठीक है ना, जो आपके पीजेंट्स हैं अवध में या फिर रूरल एरियाज़ के अंदर, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है, उनकी खुद की लैंड हो, उसके ऊपर औरों के यहाँ उन्हें बेगार ना करना पड़े, और उनका जो रेवेन्यू सिस्टम है वो भी क्या डिक्रीज या कम होना चाहिए। मतलब सबका अलग। अब देखिए प्लांटेशन जो वर्कर्स थे इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स जो है इनके लिए था बेटा, फ्रीडम मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, कि जिस इलाके के अंदर वो रहते थे, काम करते थे, उसमें से, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से जब चाहे आ जा सकते हो, जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। तो उनके लिए स्वराज या आज़ादी का मतलब यही था कि वो अपने गांव में जब चाहें तब अपने परिवार से मिल सकें, ठीक है ना, जा सकें। क्यों? क्योंकि इनसे भी एक एक्ट साइन करवाया जाता था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जो आपके इसमें दे रखा है। हिंदी मीडियम में भी इनलैंड एमिग्रेशन ही लिखा हुआ है, परंतु बेटा इनलैंड मतलब भूमि में होता है और एमिग्रेशन का मतलब है उत्तर प्रवास, मीन्स आउट माइग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की। एमिग्रेशन आउट माइग्रेशन मतलब बाहर जाने की, किसको छोड़कर, प्लांटेशन फार्म को छोड़कर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत, भूमि उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत, ये प्लांटेशन फार्म को छोड़कर नहीं जा सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ देयर अथॉरिटीज़, उन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर। और ये परमिशन इनको बहुत कम, रेयर ही दी जाती थी, मतलब रेयरली गिवन सच परमिशंस। और जैसे ही इन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, कि सुनते ही उन्होंने क्या अवहेलना करनी शुरू कर दी उनके अधिकारियों की, और वो घर की तरफ रुख कर लिया। ठीक है ना, कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब क्या आ गया, स्वराज आ गया है, इनका राज आ गया है। इवन ये रूमर्स भी फैले कि उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ जाने से उन सबको अपने गाँव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन रास्ते में स्टीमर्स की या फिर रेलवेज़ की हड़ताल थी, स्ट्राइक हो जाने के कारण ये अपने घर नहीं पहुँचे। एंड दे वर कोट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, और पुलिस के द्वारा पकड़े भी गए और बुरी तरह से इनकी पिटाई भी हुई। ठीक, अब इनके लिए इसका क्या था, अलग मतलब था स्वराज का। सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग मतलब लगाया। अब ये था आपका बेटा क्या, नॉन कोऑपरेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के असफल होने के और क्या कारण थे या क्या रीज़न था कि गांधी जी ने डिसाइड किया टू कॉल ऑफ
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। ठीक, आज के लिए इतना ही। नाउ रिवाइज द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस टॉपिक बेटा। फर्स्ट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, हमने पहले भी किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट है जबरन भर्ती, ठीक है ना, ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द आर्मी, कि गांव वालों को मजबूरन सेना में भर्ती किया जाता था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सत्याग्रह, अपील फॉर ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए आग्रह करना, और इसका जो तरीका था वो क्या था आपका, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट मार्शल लॉ, ठीक है ना, लॉ ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट व्हेन मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड ऑर्डिनरी लॉज आर सस्पेंडेड, कि जिसके अंदर पूरा का पूरा शासन या उस एरिया जो उसकी कमान जो है वो किसके पास, मिलिट्री के पास आ जाती है, पुलिस से हटकर और मिलिट्री के पास में, और बाकी जितने भी नागरिकों के जो सामान्य अधिकार होते हैं वो उनका हनन हो जाता है, उसे छीन लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट स्वराज, इट मीन्स सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज़ हिंदी वर्ड। ठीक है ना, ये हिंदी का एक शब्द है। स्व और राज मतलब स्व का मतलब स्वयं से है, मतलब हमारा खुद का राज या अधिकार या हमारी खुद की सरकार। ठीक है ना, सत्याग्रह एंड स्वराज बोथ आर हिंदी वर्ड, ये दोनों ही हिंदी के शब्द हैं। बॉयकॉट हो गया बेटा आपका बहिष्कार करना, द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। आप कह सकते हैं कि विरोध का एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर आप क्या लोगों से जो व्यापार करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो गतिविधियां हैं आपकी हिस्सेदारी की या चीज़ों की खरीद या इस्तेमाल से इनकार करना, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, बॉयकॉट। और पिकेट का मतलब यहाँ बंद करने से होता है। ठीक है ना, प्रदर्शन या विरोध का ये भी एक ऐसा स्वरूप जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। बेकार है वो आपका क्या था, वर्क विदाउट पेमेंट, ठीक है ना, बिना पारिश्रमिक के, ठीक है, और काम करवाना मुफ्त में, वो आपका था बेकार। और इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, भूमि उत्प्रवास अधिनियम 1859 का, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी ये इनलैंड एमिग्रेशन ही लिखा हुआ है। देखो इसके अंदर बेटा आपकी एक लाइन इसमें कटी हुई है स्लाइड में, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें आपके क्या था बेटे, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, कि आपके जो बागान श्रमिक थे, ठीक है ना, उनको अधिकारियों की इजाज़त के बिना बागान को छोड़कर जाने की बागान को छोड़कर वो नहीं जा सकते थे, ये इजाज़त नहीं थी, और ये इजाज़त उनको कभी कभार ही मिलती थी, मतलब अपने गांव जाने की या फिर गांव वालों से मिलने की। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं पूरे वहाँ तक की। ओके।